जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम आस्था आईएएस के 67th बीपीएससी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन आज का स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में क्या प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में पटना को क्या क्या कहकर संबोधित किया जाता था। तो कुसुमपुर कहकर इसे संबोधित किया जाता था, पुष्पपुर इसे कहकर संबोधित किया जाता था और पाटलिपुत्र कहकर इसको संबोधित किया जाता था, जबकि पावापुरी कहकर इसे संबोधित नहीं किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी होगा। नेक्स्ट है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। तो दाऊद खां काराकानी था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी यानी भागलपुर के निकट में हुआ था। तो याद रखना दोस्तों, वसुपूज जो कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे दोस्तों, उनका जन्म जो हुआ था चंपापुरी में हुआ था। और यह इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। तो कौन था दोस्तों? कर्नाट सिंह का जो कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे हरि सिंह देव, उनको पराजित किसने किया था। तो याद रखना है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने उनको पराजित किया था। 1324 ईस्वी में दोस्तों बंगाल अभियान से वापसी पर गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार के कर्नाट वंश के जो सम्राट थे दोस्तों उस समय हरि सिंह, उनको पराजित किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया। तो याद रखना है दोस्तों, राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था। तो 1590 ईस्वी में उड़ीसा पर मान सिंह के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिरहुत के किस वैनवाड़ वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। तो तिरहुत के किस वैनवाड़ वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी दोस्तों? तो उनका नाम है शिव सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। तो कौन था दोस्तों जिसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। तो शेरशाह सूरी वह शासक था दोस्तों जिसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, बिहार में किसके समय में पंजी प्रथा का विकास हुआ। तो याद रखना दोस्तों, पंजी प्रथा का जो विकास है कर्नाट शासकों के समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ए हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत समिति में कितने अस्थायी समितियां होती हैं। तो याद रखना, पंचायत समिति में कितने अस्थायी समितियां होती है दोस्तों? तो 7 अस्थायी समितियां होती हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो याद रखना है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार को कितने क्षेत्रों में बांटा गया। तो कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार को 3 क्षेत्रों में बांटा गया दोस्तों। कौन कौन सा? तो याद रखेंगे, एक है दोस्तों उत्तर पश्चिम, याद रखना है उत्तर पश्चिम है दोस्तों एक है उत्तर पूर्व और दूसरा है दोस्तों दक्षिणी मैदान। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बिहार में 12 पनबिजली परियोजना का कब तक पूर्ण निर्माण का लक्ष्य रखा गया। तो कब तक पूर्ण निर्माण का लक्ष्य रखा गया दोस्तों? तो याद रखना है 2021। नेक्स्ट है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का जो 5वां संस्करण जारी किया गया दोस्तों, आंकड़े के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना हो गया। तो बिहार में लिंगानुपात कितना हो गया दोस्तों? तो 1090 हो गया दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि NHFS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर कितना प्रतिशत है। तो कुल प्रजनन दर बिहार में कितना है दोस्तों? तो याद रखना है 3% है कुल प्रजनन दर। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो याद रखना है दोस्तों, हाल ही में बिहार के रोहतास जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा की है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
16 दिसंबर 2021 में बिहार के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन किया गया? तो बिहार के किस जिले में किया गया है दोस्तों? तो नालंदा जिले में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क किस जिले में प्रस्तावित है? तो किस जिले में यह प्रस्तावित है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि यह बिहार के पूर्णिया जिले में प्रस्तावित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम 2022 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? तो आपको याद रखना है अमित शाह थे इसमें मुख्य अतिथि। और वीर कुंवर सिंह की कौन सी मतलब विजय उत्सव मनाया गया था दोस्तों? तो आपको याद रखना है 165वां। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बिहार में चलाए जा रहे अभियान प्रहार का संबंध किससे? तो जो अभियान चलाया गया है दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा प्रहार, उसका संबंध किससे? तो उसका संबंध है दोस्तों पुलिस कार्रवाई से। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में स्थित पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रख दिया गया है? तो किस जिले में दोस्तों? तो नालंदा जिले में है पावापुरी मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट है बिहार का अपना कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना रहा है? तो याद रखना है दोस्तों वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का अपना कर राजस्व कितना रहा है? तो आपको ध्यान में रखना है कि बिहार का जो कर राजस्व है वो रहा है दोस्तों वित्तीय वर्ष में 3000 ये रहा दोस्तों बी यानी 45,767 करोड़ रुपए रहा दोस्तों बिहार का अपना कर राजस्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो याद रखना है आनंद किशोर को सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अटेम्प्ट लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या क्या होगा मैं वो बता दे रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी। फिर 24 का राइट आंसर कितना है दोस्तों? तो 24 का राइट आंसर है डी, याद रखना है। फिर है 25, तो 25 का राइट आंसर है दोस्तों बी। फिर है 26, तो 26 का राइट आंसर कितना है दोस्तों? तो याद रखना है 26 का राइट आंसर कितना है? तो 26 का राइट आंसर है दोस्तों सी। फिर है 27 का राइट आंसर भी है दोस्तों सी, याद रखना है आपको 27 का भी राइट आंसर कितना है? सी है। फिर है 28, तो 28 का राइट आंसर कितना है दोस्तों? तो 28 का राइट आंसर है ए, 28 का राइट आंसर कितना है दोस्तों? तो 28 का राइट आंसर है ए। फिर एक सम बहुभुज के यानी 29 का आंसर कितना है? तो 29 का आंसर आपको ध्यान में रखना है 29 का आंसर है सी। फिर है 30 का आंसर दोस्तों, तो 30 का आंसर आपको ध्यान में रखना है 30 का आंसर है बी। फिर है दोस्तों 31, तो 31 का है दोस्तों आंसर सी। फिर है 32 का है दोस्तों ए, याद रखेंगे 32 का आंसर क्या है दोस्तों? ए है। अब हम आते हैं दोस्तों 33 जीएस क्वेश्चन से। तो 33 है दोस्तों, 33 क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय प्रकार की सरकार में मंत्री परिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे किसका समर्थन प्राप्त ना हो। तो याद रखना दोस्तों कब तक ये अपने पद पर बनी रहती है? जब तक उसे संसद के निचले सदन के अधिकांश सदस्य का समर्थन प्राप्त है दोस्तों, तब तक वो अपने पद पर बनी रहती है मंत्री परिषद। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सुमेलित करना है यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो नियंत्रक मंडल की स्थापना, तो नियंत्रक मंडल की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वह कब की गई थी? तो याद रखना नियंत्रक मंडल की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। फिर है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। फिर ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति दी गई थी दोस्तों वो कब दी गई थी? तो याद रखना है 1813  इसमें में। और गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्यों की जो नियुक्ति की गई थी दोस्तों वह चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2 बी का 1। अब ए का 2 बी का 1 देखते हैं दोस्तों, तो ए का 2 बी का 1 एक ही में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया? तो कौन सा है दोस्तों? तो किस स्वतंत्रता की बात की जा रही है दोस्तों? तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। और भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह सन्निहित है? तो याद रखना आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल 19(1) क में यह उल्लेखित है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के आधार पर काला अनुक्रमित रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले किसका गठन हुआ है दोस्तों? तो सबसे पहले गठन हुआ है दोस्तों नागालैंड का। उसके बाद गठन हुआ है दोस्तों पंजाब, और पंजाब को हरियाणा से अलग किया गया, यानी उसके बाद गठन हुआ है हरियाणा का। उसके बाद गठन हुआ है दोस्तों छत्तीसगढ़ का। 2014 में हुआ था गठन किसका दोस्तों? तो तेलंगाना राज्य का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो 1, 3, 2, 4। तो 1, 3, 2, 4 एक ही ऑप्शन में, वो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? बी में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा क्षेत्र भारत में राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो याद रखना कृषि जो है दोस्तों राज्य सूची का विषय है, जबकि बैंकिंग, मुद्रा, ये सब और रक्षा जो है दोस्तों संघ सूची का विषय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमूलन करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो आर्टिकल 17 है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद जो 14 विधि के समक्ष समानता बिल्कुल सुमेलित है। 16 जो है अवसर की समानता, ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद जो 17 है दोस्तों उपाधियों का अंत नहीं है बल्कि अस्पृश्यता का अंत है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सी सुमेलित नहीं है। 18 जो है दोस्तों सैन्य उपाधियों की अनुमति, यह भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारत के धर्मनिरपेक्ष को एक स्थिर धर्म कहा है? तो किस राष्ट्रपति ने ऐसा बात कहा है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, उनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत हम लोग दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि हम देख सकते हैं इसको दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को कहाँ पर? तो भाग 4 में देख सकते हैं दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट है, कन्वेंशन एक वक्ता हमेशा एक वक्ता। तो कन्वेंशन एक वक्ता हमेशा एक वक्ता का पालन किया गया है। तो किस में पालन किया गया है दोस्तों? तो यूके में यह पालन किया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है दोस्तों। वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, यह भी बात बिल्कुल सही है। वह संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। वह संसद सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का जो सदस्य है निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यह होना चाहिए था यहाँ पर। तो 3 गलत है जबकि 1 और 2 बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो यह संसद का एक अभिन्न अंग है दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है? तो 2 बैठकें जो हैं दोस्तों, यानी 2 बार बैठकें आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा दोस्तों 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो स्टेथोस्कोप का सुना जाता है दोस्तों क्या? तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है दोस्तों रक्तचाप मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैरेट मीटर जो है दोस्तों सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए किया जाता है। और लक्स मीटर जो है दोस्तों प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3421 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो एमीटर से क्या मापा जाता है? तो एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से दोस्तों क्या मापा जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो दाब मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 3421 इसका 3421 जो होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दोस्तों? तो ऑप्शन बी में है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान
है। तो यह याद रखना है दोस्तों। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, तो भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होती है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा दोस्तों। विषुवत रेखा पर सबसे निम्न होता है और सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है दोस्तों। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं या नीचे की ओर जाते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है दोस्तों, कम होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, एक नाव जल में नहीं डूबती जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर हो। तो उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा दोस्तों, तो याद रखना है आपको कि उसके द्वारा जो विस्थापित जल होगा वह नाव के भार के बराबर होगा, तब तक वह नहीं डूबेगा दोस्तों। तो याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दौड़ में फिनिश लाइन से आगे दौड़ने वाला मैराथन धावक किसके कारण होता है। तो याद रखना, जड़ता का जो कानून जो होता है दोस्तों, उसी के कारण फिनिश लाइन से आगे दौड़ने वाला मैराथन धावक होता है। किसके कारण होता है, तो यह जड़ता के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही हो तो उसका भार बना रहता है। तो याद रखना है दोस्तों कि यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा हो तो उसका भार क्या बना रहेगा दोस्तों, तो कुछ बना रहेगा, उसमें शून्य नहीं होगा, ना ही नकारात्मक होगा, नहीं बढ़ता है दोस्तों। तो उसका भार कैसा होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ बना रहेगा। नेक्स्ट है, घर में चिमनियों पर कार्य किस पर आधारित होता था। याद रखना दोस्तों कि जो घर में चिमनियों पर कार्य होता है वो किस पर आधारित होता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कॉन्केव दर्पण यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस वस्तु की परत चढ़ाई जाती है। तो उसमें जस्ते की वस्तु की परत किस धातु की परतें चढ़ाते हैं दोस्तों, तो जस्ता जो धातु होता है दोस्तों उसकी परतें चढ़ाया जाता है लोहे की चादरों पर, उसे जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो उसका नाम क्या है दोस्तों, तो टेफ्लॉन है। तो इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है, पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन होता है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही क्यों बनने लगता है। तो याद रखना है दोस्तों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां पर कम होता है, अतः जल का क्वथनांक क्या हो जाता है दोस्तों, नीचे गिर जाता है। इस कारण ऐसा होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही पानी उबलने लगता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पक्षी के अंडे के अध्ययन को कहते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, पक्षी के अंडे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों ओलॉजी। पक्षी के अंडे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ओलॉजी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को जो है दोस्तों वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एक्सेलरेशन कहा जाता है, यानी त्वरण कहा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कांटेदार चमड़ी वाले जंतु कहलाते हैं। तो कांटेदार चमड़ी वाले जंतु को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है कांटेदार चमड़ी वाले जंतु को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है, यानी विष रहित कौन सा होता है दोस्तों, तो अजगर जो होता है उसमें विष नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो याद रखना है दोस्तों, मानव शरीर की जो लाल रक्त की कोशिकाएं होती हैं दोस्तों उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों कि डीएनए जो है, डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पर पाया जाता है। ये सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जो डीएनए होता है यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड वह केंद्रक के अलावा कहाँ पर मिलता है हमको, पौधे और जंतुओं में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य के पेट में एसिड एक्स बनता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो उस एक्स एसिड का क्या नाम है दोस्तों, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl है। और यह स्टोमक से कहाँ से निकलता है दोस्तों, तो ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ऑक्जेंटिक सेल से इसका निर्माण होता है HCl का। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप के कायिक अंगों में शामिल है। तो याद रखना है दोस्तों, पादप के कायिक अंगों में कौन कौन सा शामिल है, तो जड़ शामिल है, इसमें तना शामिल है और पतिया शामिल है दोस्तों। जबकि जड़ शामिल है दोस्तों इसमें,
तना शामिल है और बीज शामिल है, जबकि पत्तियां जो ये तीनों शामिल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्तियां नहीं शामिल होता है दोस्तों, इसमें होता है केवल जड़, कायिक अंगों में तना होता है और बीज होता है, पत्तियां नहीं होता है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। तो याद रखना है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, पौधे के कायिक अंगों में शामिल कौन है? तो जड़ इसमें शामिल होता है, तना शामिल होता है दोस्तों, और इसमें पत्तियां शामिल होता है दोस्तों, जबकि इसमें बीज नहीं शामिल होता है। लेकिन हमसे पूछा गया कि कायिक अंगों में कौन सा शामिल है, तो कायिक अंगों में एक से अधिक आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट है बुझाया हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बुझाया हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CaO। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? तो निम्नलिखित में से किसका आवृत्ति सबसे कम होता है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों, दृश्यमान प्रकाश का जो आवृत्ति होता है वह सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कपास और ऊन के रेशों के बीच अंतर ज्ञात किया जाता है। तो याद रखना है, कपास और ऊन के रेशों के बीच अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों? तो जलन के द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी एक इलेक्ट्रिक केतली है। पानी एक इलेक्ट्रिक केतली है जो खाली स्थान के कारण गर्म रहता है। तो किसके कारण इलेक्ट्रिक केटल गर्म रहता है दोस्तों? पानी। तो आपको याद रखना है कि संवहन के कारण। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि निम्नलिखित में से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा? तो इसका राइट आंसर है अमीनो एसिड। तो 69 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है, तो वो हो जाएगा दोस्तों अमीनो एसिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कामुक है? तो कौन सा एक कामुक है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कामुक कौन सा है इसमें है। तो 70 का आंसर हो जाएगा दोस्तों मच्छर। मच्छर एक जो है दोस्तों कामुक है। जब दो जीव इस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं कि दोनों को परस्पर लाभ होता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे क्या कहा जाता है? याद रखना है दोस्तों, उसे पारस्परिकता कहा जाता है। और ये सब के सब VBI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, गाय के दूध का रंग पीला सफेद किस कारण होता है? तो गाय के दूध का रंग पीला सफेद किस कारण होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, लैक्टोज के साथ ब्यूटेरिक अम्ल के कारण गाय के दूध का रंग जो होता है दोस्तों पीला सफेद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, गाय के दूध का जो रंग पीला सफेद होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है? तो यह होता है दोस्तों कैसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो होता है गाय के दूध का जो रंग होता है दोस्तों पीला सफेद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को कहा जाता है। तो अपर्याप्त जब रक्त आपूर्ति होता है दोस्तों तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इस्कीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? तो अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो याद रखना है कि देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय क्या कहलाता है दोस्तों? अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है, एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है दोस्तों? न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाजार कीमत पर सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP मार्केट प्राइस पर प्राप्त किया जाता है। तो इसे प्राप्त कैसे किया जाता है दोस्तों? तो आप ध्यान में रखेंगे कि इसे प्राप्त किया जाता है NNP जो कि मार्केट प्राइस में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को घटा लेते हैं, तब हमको मिलता है दोस्तों NDP मार्केट प्राइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप में होगी यदि, तो किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप में होगी यदि क्या दोस्तों? देश में पूंजी का निर्माण होता है तब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लाई गई थी? तो याद रखना है दोस्तों, यह लाई गई थी जनता पार्टी सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान। तो इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। और कब लाया गया था दोस्तों यह अवधारणा? तो याद रखना है 1977 से 1980 के बीच में यह रोलिंग प्लान चलाया गया था। नेक्स्ट है, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उससे कहा जाता है दोस्तों हॉट मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉट मनी। नेक्स्ट है,
बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना होता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सांविधिक तरलता अनुपात इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों भारत सरकार के द्वारा? तो आपको याद रखना है, जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव देगा? तो CRR मतलब दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो, जब इसमें वृद्धि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि बैंकों की ऋण देने की जो क्षमता हो जाएगी दोस्तों, उसमें कमी आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े को एकत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो कार्य है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। ये सब के सब इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो आपको ध्यान में रखना है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है कि संपदा जो कर है दोस्तों, वह एक डायरेक्ट टैक्स है, जबकि विक्रय कर, उत्पाद और मनोरंजन जो कर है दोस्तों, वह इनडायरेक्ट टैक्स है। GST भी इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखना है, अलगुहा जो है कहाँ की धारा है? तो अलगुहा से दोस्तों दक्षिणी हिंद सागर की। तो ये हो जाएगा पहला का, ए का हो जाएगा 1। हम्बोल्ट जो है दोस्तों कहाँ की जलधारा है? तो हम्बोल्ट जो है दोस्तों दक्षिणी प्रशांत की जलधारा है, यानी इसका हो जाएगा 4। क्यूडोसियो धारा जो है दोस्तों कहाँ पर है? तो क्यूडोसियो जो धारा है दोस्तों उत्तरी प्रशांत सागर का है, और बेंगुएला की जो जलधारा है दोस्तों वह दक्षिणी हिंद महासागर का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 4 और सी का 3। तो एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन ए में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। तो याद रखना है दोस्तों, 21 जून को कर्क रेखा पर होता है सूर्य लंबवत, और 22 जून को जो होता है दोस्तों मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो कौन सी कृषि प्रक्रिया जो है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक कृषि जो है दोस्तों वह पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट, यूरोप का कौन सा राष्ट्र अपने कृषि तथा दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है? तो कौन सा राष्ट्र है दोस्तों? तो उस राष्ट्र का नाम है डेनमार्क। डेनमार्क जो है दोस्तों अपने कृषि एवं दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपको याद रखना है मंगोल। तो मंगोल कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखना दक्षिण कोरिया। फिर है कॉकेसिइड। तो कॉकेसिइड कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये हैं जर्मनी के, यानी 4 हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाइड कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलियाइड हैं दोस्तों श्रीलंका के। और निग्रोइड कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये हैं इथोपिया के। तो ए का हो गया दोस्तों 2, और इसका हो गया 4, फिर 1 और 3। तो 2 4 1 3 जिसमें होगा दोस्तों वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 4 1 3 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन कौन सा है? तो बी। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डोनबास नामक कोयला बेसिन प्रदेश स्थित है। तो याद रखना है दोस्तों, डोनबास नामक कोयला बेसिन प्रदेश काला सागर और ओजोब सागर के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, चागोस द्वीप समूह अवस्थित है। तो चागोस द्वीप समूह कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो याद रखना है यह हिंद महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बस बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब? तो याद रखना है प्राकृतिक तटबंध कब बनता है दोस्तों? तो यह बनता है जब यदि नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है, तब प्राकृतिक तटबंध बनता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 93, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती नहीं है? तो कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है दोस्तों? तो इसमें तो उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हवाओं के घुमाव की संतोषजनक व्याख्या प्रदान करता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो फेडरल का नियम है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन
तीनों में नहीं आता। तो याद रखना है दोस्तों, पूरा पाषाण काल आता है, पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है, जबकि महापाषाण काल इसमें नहीं आता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मालविका अग्निमित्र नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित है? तो यह शुंग वंश के शासक है दोस्तों अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र रहते हैं अग्निमित्र। और मालविका अग्निमित्र किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाना जाता था। तो निष्क नाम जो है दोस्तों किसके लिए उपयोग किया जाता था? तो यह था स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो याद रखना है दोस्तों, भाब्र स्तंभ में जो है दोस्तों अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? तो याद रखना है दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल की जो हाथी गुफा अभिलेख है वह किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृत भाषा में। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना है शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई थी। तो किस शासक के द्वारा? तो पाल वंश का एक शासक था दोस्तों धर्मपाल, उसी के द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना कराया गया था। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। ओदंतपुरी अगर पूछे दोस्तों, ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना किसके द्वारा कराया गया था? तो पाल वंश का संस्थापक था दोस्तों गोपाल, उसी के द्वारा ओदंतपुरी महाविहार का स्थापना कराया गया था या बौद्ध मठ का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों सुन्नी और शियाओं के बीच सबसे ज्यादा सांप्रदायिक जो विवाद हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? वो हुआ था दोस्तों रजिया के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित हैं। तो तुर्क जाति से ये संबंधित है दोस्तों चहलगानी, जिनको चालीसा भी कहा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गठन किसने किया था दोस्तों? तो इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। यह 40 सरदारों का एक गुट था। अब्दुल रजाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था दोस्तों? तो यह आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में, यह विजयनगर आया था दोस्तों। तो यह देवराय द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण देव राय के समय कौन सा पुर्तगाली आया था दोस्तों? तो डोमिनिक पायोस बारबोसा जो है दोस्तों वह पुर्तगाली यात्री था जो कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम और महाबत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो खुसरो किसका बेटा था दोस्तों? तो जहांगीर का बेटा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जैसे दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो याद रखना दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि वह उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो बलबन के विषय में यह कहा जाता है दोस्तों। और तुर्काने चिहलगान संगठन जो बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, उसको बलबन ने ही नष्ट किया था दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमीदा बानो बेगम पत्नी थी। तो ये हमीदा बानो जो बेगम थी दोस्तों वह किसकी पत्नी थी? तो वह पत्नी थी दोस्तों हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन नहीं था? तो कौन अकबर का समकालीन नहीं था दोस्तों? अबू फजल था अकबर का समकालीन, ठीक है। बदायूनी भी था अकबर का समकालीन। निजामुद्दीन अहमद भी था अकबर के समकालीन। लाहौरी जो था दोस्तों वह अकबर के समकालीन नहीं था बल्कि किसके समकालीन था दोस्तों? तो यह शाहजहां के समकालीन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब जो था दोस्तों उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अकबर के समय विलियम हॉकिंस आया था, यही निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो अकबर के समय विलियम हॉकिंस नहीं आया था दोस्तों बल्कि जहांगीर के समय में आया था। फिर शाहजहां के समय टॉमस रो आया था, यह भी नहीं शाहजहां के समय में नहीं आया था, यह भी जहांगीर के समय आया था। जहांगीर के समय राल्फ विच आया था, तो जहांगीर के समय राल्फ विच नहीं आया था दोस्तों। और औरंगजेब के समय मानूची आया था। तो यह बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। और यह जो था जो मानूची जो था दोस्तों यह एक कुशल तोपची था। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों राल्फ विच है। तो राल्फ विच किसके समय आया था? तो याद रखना राल्फ विच आया था अकबर के समय। और विलियम हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और ये औरंगजेब के शासनकाल में कौन था दोस्तों? तो मानूची, उसका कुशल तोपची था। नेक्स्ट है
दीघ निकाय का हिंदी अनुवाद किया, तो दीघ निकाय का हिंदी अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो राहुल सांकृत्यानंद ने किया था दीघ निकाय का हिंदी अनुवाद। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे दोस्तों इसके लिए उत्तरदायी थे। यंग बंगाल आंदोलन किसने किया था? तो हेनरी वेवियन डेडिजियो ने यह आंदोलन किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। नेक्स्ट है सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था, तो वह उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है कि उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड बेंटिंक दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट है यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? तो याद रखना है भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप जो है दोस्तों JR नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। नेक्स्ट है किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए थे? तो किसने दिया था दोस्तों? तो ये काफी अच्छा नाम है इनका, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने यह दिया था राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कानपुर से नाना साहब थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थी, ग्वालियर से तात्या टोपे थे, इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं थे दोस्तों, इलाहाबाद से लियाकत अली खान थे। कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो कुंवर सिंह जो थे दोस्तों वह बिहार से संबंधित थे। तो ध्यान रखना है कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो बिहार से थे। और इलाहाबाद से कौन थे? तो लियाकत अली खान, याद रखना है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था, तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को जो है दोस्तों स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो डेक्कन सोसाइटी ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरुआत किया गया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को भारत में मतलब प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट है किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों हरिजन साप्ताहिक किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1933 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था हरिजन साप्ताहिक। नेक्स्ट है MC शीतलवाड़ा, BN राव तथा आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, तो यह किसके प्रख्यात सदस्य थे दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि यह स्वराज पार्टी के जो थे दोस्तों वह प्रख्यात सदस्य थे। तो एक मिनट दोस्तों, थोड़ा लग रहा है कंफ्यूजन है आंसर में। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों दिया गया है जो सॉल्यूशन में वो ए दिया गया, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सब किसके सदस्य थे? तो याद रखना है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के ये सब सदस्य थे, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में तटरक्षक बलों द्वारा निम्न में से किस जीव की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? तो वह यह किसके लिए शुरू किया गया दोस्तों? तो कछुआ के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा निर्मित चिकनगुनिया, याद रखना है चिकनगुनिया के किस वैक्सीन टीके के चरण 2 और चरण 3 के नैदानिक परीक्षणों में प्रवेश किया है? तो उसका नाम है दोस्तों BBV87। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट किस स्टार्टअप ने विकसित किया? तो उस स्टार्टअप का क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है जुपिटस। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? तो ए जुपिटस। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश निम्न में से कौन सा है? तो विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश कौन बना दोस्तों? तो अपना प्यारा देश भारत बना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है कि भारत सरकार ने लड़कियों के विवाह हेतु
न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधी एक विधेयक लोकसभा में पेश किया है। इसे लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधित करना पड़ा है? तो याद रखना दोस्तों, बाल विवाह निषेध अधिनियम में भी संशोधित करना पड़ा है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में भी संशोधित करना पड़ा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी संशोधन करना पड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम योजना कहाँ शुरू किया गया? तो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे 131 का, क्योंकि इसमें मुझे परफेक्ट आंसर इसका नहीं लग रहा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। नेक्स्ट है, भारत सर्वेक्षण 2021-22 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की दर्ज वृद्धि की गई है दोस्तों? तो इसमें याद रखना है कि इसमें 3.9% की दर्ज वृद्धि की गई है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, नवंबर 2021 में निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व के शहरों को गर्मी से निपटने हेतु सहायता करने के लिए बीटिंग द हीट सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया? तो वह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि यह प्रकाशित किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट है, अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, उनका नाम है प्रोफेसर ताहेरा कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की पर्यावरणविद अधिवक्ता रिजवान हसन को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों क्या? तो बांग्लादेश की रहने वाली है कौन? रिजवान हसन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस देश ने नूर 2 नामक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया? तो उस देश का नाम है दोस्तों ईरान। नेक्स्ट है, अर्थ आवर 2022 हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो अर्थ आवर 2022 किस दिन मनाया गया दोस्तों? तो 26 मार्च को जो है दोस्तों अर्थ आवर 2022 मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हाल ही में किस सरकार के द्वारा की गई है दोस्तों? तो याद रखना है कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन यानी GVA का देश के सकल मूल्यवर्धन में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो इसका कितना योगदान है दोस्तों? तो 18.8% इसका योगदान है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो कितना प्रतिशत अनुमानित है दोस्तों राजकोषीय घाटा? तो राजकोषीय घाटा अनुमानित है दोस्तों, आपको याद रखना है कि 3.8% अनुमानित है दोस्तों। 6.4% अनुमानित है दोस्तों राजकोषीय घाटा। अगर पूछा जाए कि राजस्व घाटा कितना अनुमानित है तो याद रखना है 3.8%, और प्राथमिक घाटा कितना है दोस्तों? तो 2.8%। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाना प्रारंभ किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, यह कब मनाया जाना प्रारंभ किया गया था? तो 2015 में। नेक्स्ट, भारतीय सेना और किस देश की संयुक्त सेना इंद्र 21 का आयोजन अगस्त 2021 में किया गया? तो उस देश का नाम है दोस्तों रूस। रूस के साथ करता है भारत अभ्यास इंद्र 21। नेक्स्ट है, मैकडेलना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है दोस्तों? तो स्वीडन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना नाम की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, 2021 में भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्तित्व कौन था? तो उनका नाम है दोस्तों नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही कैथरीन रसेल किस वैश्विक संस्था की नई प्रमुख है? तो किस वैश्विक संस्था की यह नई प्रमुख है दोस्तों? तो याद रखना है कि यह संयुक्त राष्ट्र के कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ की जो है दोस्तों प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। इंपॉर्टेंट नाम है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झिल्ली डाला बेहड़ा किस खेल से जुड़ी है? तो किस खेल से जुड़ी है दोस्तों? तो यह उस खेल का नाम है, याद रखना है आपको दोस्तों, कि भारोत्तोलन से यह जुड़ी है। नेक्स्ट है, इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो यह मालदीव से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की कंपनी साब ने भारतीय सेना से AT-4 एंटी आर्मर हथियार का अनुबंध हासिल किया। तो किस देश से किया दोस्तों? तो उस देश का नाम है किस देश से? तो उस देश का नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है कि स्वीडन। इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए
आवंटित किए। तो रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं दोस्तों? तो याद रखना 5.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।